दोस्तों, आज कला चर्चा समूह के इस लाइव कार्यक्रम में मेरा सभी को प्रणाम, इस्तकबाल। आज हम समकालीन कला और लोक संदर्भ पर बात करने जा रहे हैं और इस बातचीत के दौरान हमारा जो रुझान रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हम समकालीन कला के तत्वों को पहचानते हुए लोक कला से उनके अंतर संबंध और लोक कला की उत्तरजीविता उसके साथ किस तरह से है उस पर बात करेंगे। आधुनिक कला और समकालीन कला पर आप सभी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कला चर्चा समूह के हमारे बहुत ऊर्जावान साथी श्री ताराचंद शर्मा जी का कि उन्होंने ये अवसर उपलब्ध कराया कि हम कला पर कोई बातचीत कर सकें, किसी संवाद को साझा कर सकें। समकालीन कला और लोक संदर्भ ये जो विषय है, इस विषय का बहुत छोटा सा आशय हमारा इतना है कि हम कला के एक ऐसे दौर में आए हैं जहाँ पर अनेक तरह से तकनीकी रूप से, वैचारिक रूप से कला ने अपना रास्ता तय किया है। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि सदियों पुराना जो हमारा लोक चेतना का कला संसार है, वो लोक चेतना अनवरत रूप से हमारी आधुनिक कला में, समकालीन कला में अथवा अद्यतन कला के साथ में जुड़ी हुई है। अनवरत वो भी उसी तरह से हमारे साथ सफ़र कर रही है। समकालीन कला के साथ में कई सारी नई चीज़ें जुड़ गई है जिनका संदर्भ लोक कला से नहीं मिल पाता है या जिनका संबंध लोक कला से हम उस तरह से गड्ढमड्ढ नहीं कर सकते जिस तरह से दूसरी कलाओं के साथ में किया जा सकता है। लोक कला और आधुनिक कला के जो प्रमुख पक्ष हैं उस पर हम बात करने जाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक कला का जो क्षेत्र है और आधुनिक कला का जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। लोक कला एक ग्रामीण सामान्य जनजीवन से उठती है, वहीं पल्लवित होती है, वहीं प्रस्फुटित होती है, वहीं के लोगों को आह्लादित करती है। जबकि समकालीन कला का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र थोड़ा व्यापक है, वो वैश्विक तो है ही, वो आधुनिकता से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उसकी लेयर्स कुछ नवीन उपादानों के साथ में हमारे सामने आती है। लोक कला और आधुनिक कला को हम क्षेत्र की तरह देखें तो एक कोई शहरी क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ हम लोक कला के तत्व कम प्राप्त करते हैं, जबकि देहात में, ग्रामीण जनजीवन में लोक कला के तत्व हमें ज़्यादा मिलते हैं। लोक कला का संबंध क्षेत्र के साथ में काल भी है कि आधुनिक कला नित्य नवीन होती है। जो भी क्षण बीत जाता है वो पार्श्व में चला जाता है, लेकिन लोक कला हर बीते हुए कल को भी वर्तमान करती रहती है। तो इस संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि लोक कला की प्राचीनता मनुष्य जीवन की शुरुआत से ही है, जबकि आधुनिक कला मनुष्य के विकास क्रम के साथ में अपने रूप को लेकर आती रही है। लोक कला और आधुनिक कला में समाज का अंतर संबंध बहुत गहरा है। हम आधुनिक कला के समाज को जब देखते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक कला का समाज शिक्षित समाज है। आधुनिक कला को जीने वाला, आधुनिक कला को रचने वाला जो समाज है, वो समाज थोड़ा सा, जिसके लिए सभ्य शब्द यूज़ किया जाता है या जिसके लिए मॉडर्न शब्द यूज़ किया जाता है या जिसके लिए शब्द यूज़ किया जाता है कि ये कुछ ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से है, वो आधुनिक और समकालीन कला के साथ जुड़ा है। लेकिन जब हम समाज की तहों को देखते हैं तो हम जितने भी आदिम समाज हैं उन सारे आदिम समाजों से निकलकर जो कला आती है वो लोक कला है। तो लोक कला का संबंध समाज के तल पर आधुनिक शहरी जनजीवन और शहरी समाज और वर्गवादी समाज, जबकि लोक कला का संबंध आदिम समाज और एक ऐसा समाज जो अपनी परंपराओं से निबद्ध रहा है, जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं में हैं,
जो अपनी परंपराओं के साथ में अनवरत है, जो हमेशा वर्तमान अपनी परंपराओं के साथ में है। अब हम जब इस पक्ष को देखते हैं कि लोक कला और आधुनिक कला में समाज का किस तरह से समाज की भूमिका हो सकती है, तो कई कई तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है। हम इस सबसे ज़्यादा विचारण पक्ष जो पक्ष हो सकता है इसका, वो यही होगा कि कलाएं जो हमारे भीतर के आह्लाद को, हमारे भीतर के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने का साधन रही हैं, और जिस साधन में अर्थ का कोई पक्ष ज़्यादा नहीं रहा है, वो कलाएं जब आधुनिकता की ओर चली गईं, तब उनका लोक कला से एक तरह से विछोह हो गया। समाज में जितनी लोक कलाएं हैं, उन सारी लोक कलाओं ने बिना किसी निज स्वार्थ के अपनी अभिव्यक्तियां दी है। ठीक इसके विपरीत हम आधुनिक कला की अगर बात करते हैं, तो आधुनिक कला कलाकार सापेक्ष है, यकीनन सबसे ज़्यादा कलाकार सापेक्ष है, जबकि लोक कला समाज सापेक्ष है। और ये जो सापेक्षता है, इन सापेक्षता में बहुत भीषण अंतर है। जब समाज सापेक्ष कला हो जाती है कोई कला, तब वह समाज के हित को ज़्यादा देखती है, जबकि आधुनिक कला को हम देखते हैं कि आधुनिक कला आत्म केंद्रित ज़्यादा है, कलाकार केंद्रित ज़्यादा है। और उन संदर्भों में जब हम बैठते हैं तो पाते हैं कि जो लोक कलाएं हैं और जो ये इसका वर्षों से, हज़ारों वर्षों से जो सफ़र रहा है लोक कलाओं का, वो इसी बिहाफ पर जिंदा है वो सफ़र, कि उन्होंने समाज सापेक्ष कलाओं को रचकर समाज की सामूहिक चेतना को साथ लेकर अपने आप को रचा है, गढ़ा है, अपने आप को अभिव्यक्त किया है। जबकि आधुनिक कला ने समाज से सापेक्षता तो निश्चित रूप से रखी है, लेकिन अन्य तत्व उसके साथ जुड़ते गए, तो वो परंपराओं से अधिक निजता और आत्मकेंद्रिता की ओर अधिक बढ़ती गई हैं। और हम जब ये देखते हैं कि लोक कलाओं का जो अभी समाज के साथ में संबंध है, वो भी अभी अर्थ के साथ में जुड़ते हुए नई तरह से सामने आने लगा है। हम जब कला पर बात करते हैं, आधुनिक कला पर बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कलाकारों पर और कलाकारों के चिंतन पर बात करनी ज़रूरी हो जाएगी। इसी संदर्भ में एक कलाकार होने के नाते हमें लगता है कि क्या हम एक ऐसे चौराहे पर नहीं हैं जहाँ पर कला, समाज दोनों एक दूसरे के जीवन को, एक दूसरे की संवेदनाओं को, एक दूसरे के भावों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जब लोक कला की बात आती है, तो लोक कला किसी विशेष उपादान की आवश्यकता महसूस नहीं कर सकती, जबकि जब हम आधुनिक कलाकार की बात करेंगे, तो आधुनिक कलाकार के साथ में संसाधन, उसका समय, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी जीवनचर्या, अनेक ऐसे पक्ष हैं जो जुड़ जाते हैं, जबकि लोक कला के साथ में केवल एक सौंदर्यात्मक आह्लाद का पक्ष है। तब ऐसे में हम देखते हैं कि जो आधुनिक कला है, वो आधुनिक घटकों से ज़्यादा संबंधित है। और आधुनिक घटक में हम देखते हैं कि कलाकार, जब हम इस 21वीं सदी में जी रहे हैं और इसका 1/4 हिस्सा हम गुजार चुके हैं, उस दौर में ये अनेक तरह के नए कलाकारों के लिए प्रश्न उठता है कि क्या केवल कला करके जिया जा सकता है? क्या आधुनिक कला ने किसी एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को, जो चित्र रच सकता है, मूर्ति शिल्प गढ़ सकता है, या और अन्य कलाओं से संबद्ध हो सकता है, और वो उसी में जीना चाहता है, तो क्या ये समाज उसे वो उपकरण, वो साधन, वो संपन्नता प्रदान कर पाता है कि वो इस कला के साथ में अपना जीवन यापन कर सके? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। जब हम देखते हैं कि लोक कलाएं केवल हमारे जीवन के उल्लास और उत्सव, उमंग और हमारे भीतरी संवेदनों तक सीमित है, वहीं पर आधुनिक कला ने अर्थ को जोड़कर इस कलाकार के जीवन को इसमें बहुत गहरे तक सम्मिलित किया है। लोक कला में जहाँ सामूहिक चेतना की बात है, यहाँ व्यक्तिनिष्ठ चेतना की बात हो जाती है, और तब समाज की जिम्मेदारी हो जाती है, एक आधुनिक समाज की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इस आधुनिक कला के साथ में आधुनिक कलाकार को किस तरह से जीवित रखे।
ये संकट लोक कला के साथ में नहीं है। लोक कला के साथ में अलग तरह की चुनौतियां हैं। लोक कला और आधुनिक कला के उपकरण भी बहुत भिन्न हैं। हम जब आधुनिक कला की बात करते हैं तो वो संसाधन बहुत महंगे पड़ते हैं एक ऐसे कलाकार के लिए जो अभी संघर्ष कर रहा है अपने आप को स्थापित करने के लिए, या जो उस संघर्ष में शामिल है, जिस संघर्ष में ये दुनिया चल रही है, जो अर्थ से चल रही है दुनिया। ऐसे में हम लोक कला के संदर्भ में अगर आधुनिक कला की बात करें तो आधुनिक कला में अनेक उपकरणों की आवश्यकता है। वो उपकरण भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो उसका उपकरण है वो अर्थ है, पैसा है। जबकि लोक कलाओं के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो लोक कलाएं बिना किसी आर्थिक तामझाम के अपनी अभिव्यक्तियां देती रही है। मसलन अगर हम किसी भी लोक कला को उठाकर देखते हैं तो उसके उपकरण या उसके उपादान बहुत सामान्य होते हैं। कहीं गोबर से, कहीं गेरू से, कहीं हिड़मिच से, कहीं आरायस से, कहीं लकड़ियों से, फूलों से, फूलों के रसों से, पत्तियों से। इससे इस कला ने अपना रास्ता बनाया है, इस कला ने अपने आप को जीवित रखा है। तो इन उपकरणों का जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए लोक कलाकारों ने इस कला को जीवित रखा है। लेकिन एक दूसरी चुनौती है, जब हम इसको आधुनिक कला के संदर्भ में देखते हैं तो ये आती है कि क्या आधुनिक कला के लिए ये उपकरण पर्याप्त हैं, और यदि ये उपकरण पर्याप्त नहीं हैं तब क्या ये सवाल नहीं आगे आता कि हम इस कला को नया आयाम दें, नया स्तर दें। तो ऐसे में कौन से वो उपकरण हैं जिनकी हमें आधुनिक कला में आवश्यकता पड़ती है। तो इस संदर्भ में लोक कला अपने आप में रिच है। रिच इस दृष्टि से कि उसकी अपनी आकांक्षाएं इस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आधुनिक कला की आकांक्षाएं हैं। आधुनिक कला की अपनी डिमांड है, वो कलाकार की डिमांड है, वो समाज की डिमांड है, वो सौंदर्य बोध की डिमांड भी है, सौंदर्यात्मक जो पक्ष है उसका, वो उसकी डिमांड भी है। हम जब इस विषय पर सोचते हैं तो कई बार ये ख्याल आता है कि क्या आधुनिक कलाकार लोक कला के बिहाफ पर अपना जीवन यापन कर सकता है, या लोक कला के साथ किसी आधुनिकता को अपनाया जा सकता है। तो ये एक प्रश्न बनता है। मेरा आप सबसे भी ये कहना है कि किस तरह से आधुनिक कला और लोक कला के बीच में जो अंतर संबंध है, और उस अंतर संबंध को दृढ़ करने के लिए जो नई आवश्यकताएं हैं वो किस तरह से पूरित हो सकती हैं, इस दिशा में किस तरह से काम किया जा सकता है। उत्तरजीविता की अगर हम बात करते हैं तो लोक कला और आधुनिक कला की उत्तरजीविता में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन हम लोक कला के बारे में एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं कि ये इसका जो निरंतर्य है, इसकी जो निरंतरता है लोक कला की, वो हृदय के भीतरी रस आवेगों से निश्चित होते हुए हमारे समाज को आप्लावित करती हैं। लोक कलाएं बिना किसी अपेक्षा के अपनी अभिव्यक्तियां देती रही हैं। तो जब अपेक्षा का पक्ष आधुनिक कला के साथ में और लोक कला के साथ में हम देखते हैं तो आधुनिक कला को अनेक अपेक्षाएं हैं, जबकि लोक कला को उतनी अपेक्षाएं नहीं हैं जितनी आधुनिक कला को है। तो ऐसी स्थिति में लोक कला की उत्तरजीविता निश्चित रूप से युगों युगों से रही है और युगों युगों तक रहेगी, क्योंकि इसका काल से संबंध है। आधुनिक कला काल में घुसने की कोशिश करती है, लोक कला अपने भीतर काल को समेटते हुए चलती है। ये जो एक बारीक अंतर है, जो मेरी अपनी बहुत सीमित समझ के अनुसार मुझे लगता है कि आधुनिक कला काल में प्रवेश करने का प्रयत्न करती है। वो काल में प्रवेश करती है अपने वर्तमान घटनाओं को लेकर, वो काल में प्रवेश करती हैं अपनी संवेदनाओं को लेकर, अपने चारों ओर जो घटित हो रहा है उसको देखकर, सुनकर, समझकर, अनुभव और अनुभूति से गुजरकर आधुनिक कला समय विशेष में घुसने का प्रयास करती है, समय विशेष में दखल करने का प्रयास करती है। ठीक इसके विपरीत है कि लोक कलाएं
अपने भीतर समय को लेकर चलती हैं। ये जो वैराट्य है लोक कला का, ये अद्भुत वैराट्य है। हम इसको सरल उदाहरण के रूप में इस तरह से देख सकते हैं कि आधुनिक कला कैसे समय में घुसने की कोशिश करती है। इसका एक बहुत जीवंत उदाहरण आप और हम हैं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हो। ये अवसर आया इस कोरोना की वजह से। कोरोना हमारे इस छोटे कालखंड की एक छोटी घटना है, एक ऐसी घटना है जिसने मनुष्य को कुछ समय के लिए, एक निश्चित कालखंड के लिए बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो जब हम किसी एक छोटी सी घटना, किसी एक कालखंड की से गुज़रते हैं, तो वह घटना एक कलाकार को बहुत ज़्यादा गहरे तक प्रभावित करती है और आधुनिक कलाकार उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं अपनी तरह से देता है। जबकि लोक कला में थोड़ा भिन्न तरह का आयाम है। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से समय के भीतर पेट करने की कोशिश करती है आधुनिक कला या समकालीन कला। वो उन कारणों पर डिपेंड करता है, उन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है जिन परिस्थितियों ने एक कलाकार के मन को द्रवित किया है, प्रभावित किया है। एक कलाकार जो सोचता है किसी एक समय विशेष में, एक किसी घटना विशेष पर, उस पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं देने की कोशिश करता है। और जब वो अपनी प्रतिक्रियाएं देने की कोशिश करता है तो उसके अपने उपकरण होते हैं, और सबसे बेहतरीन उपकरण जो है वो कला है। ये जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, नाट्य कला, इन सारी कलाओं के द्वारा वो समय में घुसता है। जब कलाकार किसी समय में पेट करता है तब वो समय को छीनता है। ये एक सीमा भी है और श्रेष्ठता भी। आधुनिक कला की ये सीमा भी मानी जा सकती है और श्रेष्ठता भी। सीमा इस दृष्टि से कि जिस तरह से लोक कलाएं पारंपरिक निर्वाह करते हुए एक लंबे संवेदन को, एक दीर्घ संवेदन को, एक दीर्घ अनुभूतियों की लय को लेकर बहुत लंबे कालखंड तक चलती है, लेकिन आधुनिक कला किसी त्वरित घटना पर अपनी त्वरित अभिव्यक्ति देती है। यद्यपि दार्शनिक रूप से कहा जाए तो यही वर्तमान के साथ में वर्तमान होने की बेहतरीन स्थिति यही है कि आप त्वरित अपने आप को चमत्कृत करो, धुमायित कर लो। हम एक चीज़ और देखते हैं कि जब हम लोक कला की बात करते हैं तब हम मूलतः अपनी जड़ों की ओर देखने की कोशिश करते हैं, या हमारा मन, जो हमारा जेनेटिक कोड हज़ारों सालों से हमारे भीतर वंश दर वंश आगे से आगे चल रहा है, वो जो मनुष्यता का वो जो कोड है, वो जो उसका सूत्र है, वो सूत्र कहीं न कहीं हमें नितांत आधुनिक परिवेश में भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी परंपराओं में क्या रहा है, हमारी जड़ों में क्या रहा है। और जब हम उत्तर आधुनिकता के युग में या बहुत अल्ट्रा मॉडर्न युग में भी ये महसूस करते हैं कि कोई फूल खुशबू देता है, कोई रंग सुंदर है, तब हम निश्चित रूप से परंपरा से जुड़ जाते हैं। हम उस विचार बिंदु से जुड़ जाते हैं जो सनातन है, जो लंबे समय से हमारे साथ चल रहा है। अब हम देखते हैं कि जब हम आधुनिक कला किस तरह से परंपराओं की ओर देखती है, तब हम आज के कई कलाकारों को इस तरह से देख पाते हैं कि उनके चित्रों में परंपराओं की गंध आती है, एक सुरभि वहाँ नज़र आती है। परंपराओं से कटना, ये जो वाक्य है कि कोई परंपराओं से कटा हुआ है या कोई परंपराओं से कट जाता है, ये एक सीमित अर्थों की बात है। परंपराओं से कोई कम जुड़ा हो सकता है, कोई अधिक जुड़ा हो सकता है, कोई परंपराओं से कट नहीं सकता। तो फिर जब हम इस खास पंक्ति को सोच रहे हैं कि परंपराओं से कटा नहीं जा सकता, कम या अधिक उससे जुड़ाव या अलगाव हो सकता है, तब हम ये देखते हैं कि आधुनिक कला और लोक कला का अंतर संबंध बहुत गहरा है, अविच्छेद संबंध है। और ये जो अविच्छेद संबंध है, यह आज के कलाकार की बेचैनी भी है। आज के कलाकार की बहुत बड़ी बेचैनी जो है वो है परंपराओं को अपने अधुनातन, अपने नवीन स्वरूप में किस तरह से हम सामने ला सकते हैं। प्रत्येक आधुनिक और अधुनातन विचार अपनी परंपराओं से खाद बीज लेने की कोशिश करता है, और ये जो लोक कलाएं हैं, इन्होंने अनेक शताब्दियों से उसी संवेदन को सींचा है, उसको खाद पानी दिया है, जिसकी उत्पत्ति आधुनिक कला के रूप में हम देखते हैं। ये जो अविच्छिन्न संबंध है, इस संबंध को समझ
कर आज का कलाकार आगे बढ़ना चाहता है, ये बहुत खुशी की बात है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा कि यदि हम बहुत आधुनिक कलाकार के रूप में अगर रज़ा साहब की बात करते हैं, तो रज़ा साहब का जो बिंदु है, वो बिंदु, उस बिंदु का जो लाल रंग है, वो लाल रंग हमारे लोक चेतना का रंग है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये नितांत आधुनिक पेंटिंग है रज़ा साहब की, लेकिन हम उस पेंटिंग में वो आदिम लोक कला के तत्व ढूंढ सकते हैं जो एक कलाकार जीता है। ये एक दूसरी तरह की स्थिति है कि कई कलाकार अनजाने में रह जाते हैं या अभिव्यक्त नहीं करते कि वे जो खाद पानी ले रहे हैं वो लोक कलाओं से ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हमारे, ख़ास तौर से मैं दक्षिण एशिया के कला पर अगर बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है, जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य रहा है, वो इतना सघन, इतना सुघड़ रहा है कि यहाँ की सांस्कृतिक परिपाटी से, यहाँ की चेतना से कोई ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। और जब आप किसी जब चेतना आपके भीतर प्रवेश कर जाती है, आपके अनुवंश में चलती रहती है, तब आप आधुनिक होने के बावजूद अपनी परंपराओं से अविच्छिन्न रहते हो। एक और जो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम लोक कलाओं को लोक कला की तरह एक रेडीमेड फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। जब हम लोक कला को किसी एक फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं, तब हम किसी तल पर, किसी स्तर तक लोक कला के साथ में अन्याय करते हैं। असल में लोक कलाएं बिना फ्रेम के ही देखी जाने वाली चीज़ है, और जब हम लोक कला को फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ में बाजार जुड़ जाता है, उसके साथ में अर्थ जुड़ जाता है, उसके साथ में अनेक तरह की लिप्साएं जुड़ जाती है। और जब इस तरह से जो कार्य व्यापार इस तरह से जब जुड़ जाता है, तो वो किसी भी कला के लिए, ख़ास तौर से लोक कला के लिए तो बहुत घातक सिद्ध होता है। और वर्तमान में हम जब 10-20 सालों से देख रहे हैं कि लोक कला को पेश करने का जो कोशिश किया जा रहा है, लोक कला को लेकर जिस तरह से चीज़ें फ्रेम बनाई जा रही है, वो ज़्यादा सुखद नहीं है। लेकिन हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोक कला की जो भीतर की शक्ति है वो इतनी प्रबल है, इतनी प्रगाढ़ है कि लोक कलाएं अपने आप अपना रास्ता बनाती हुई चलती रहती हैं। वो युगों युगों से चलती रही हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो संवेदनशील कलाकार हैं, जो लोक कलाओं के प्रति समर्पित हैं, वो अब किन चीज़ों को चुनें, किस तरह से अपना मानस बनाएं, ये एक प्रश्न बन जाता है। हम जब देखते हैं कि आधुनिक कला में अनेक लोक तत्व हैं, तो आप बहुत शुरू से लगाकर अभी बिल्कुल चित्र बना रहे चित्रकारों के बारे में आप सोच सकते हैं। मसलन आप बहुत पुराने किसी चित्रकार को लेते हैं, तो वो अपने लोक को लेकर आता है चित्रों में। जैसे हम देखते हैं गायतोंडे का नितांत अमूर्तन कृतियों का आवरण है। उनकी जब छवियां देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो जो रंगत है, वो जो छाया प्रकाश है, या वो जो आभा है, उस आभा के भीतर अनेक तरह के लोक रंग हमें दिखाई देते हैं। और कई सारी ऐसी लय हैं जो हम अनुभूति के सघन तल पर महसूस कर सकते हैं। तो कितना भी आधुनिक होने पर भी कोई कलाकार, मुझे नहीं लगता ऐसा है जो इस लोक से कुछ न लेता हो। अब एक और बहुत अच्छी चीज़ देखने में ख़ास तौर से लगभग एक दशक से दिखने में आ रही है, वो ये आ रही है कि लोक कलाओं की ओर रुझान बढ़ा है। ख़ास तौर से चित्रकला में उन मोटिव्स को लेकर ज़्यादा रुझान बढ़ा है जिसमें लोक तत्व है। लोक तत्व, आधुनिक कला में लोक तत्व अनेक तरह से आ रहे हैं। हम अगर बात करेंगे तो आकार को लेकर, लोक कलाओं के जो आकार है वो कितने सरल आकार हैं। वहाँ का जो आदमी है, वहाँ का जो मोर है, वहाँ की जो घट्टी है, वहाँ का जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा कितना सुंदर, कितना सरल है। और यही कलाओं की परिपाटी है। साहित्य में जिसे साधारणीकरण कहा जाता है, जो सबसे बड़ी अवस्था है रस निष्पत्ति की, उस रस निष्पत्ति की अवस्था से गुजरने पर या गुजरने के लिए जो शब्द यूज़ किया है वो साधारणीकरण किया है। और ये जो साधारणीकरण है ये बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो लोक कलाएं उस साधारणीकरण के तल पर जीती हैं और उसी को लेकर वो अपने आकार गढ़ती हैं।
लोक कलाओं के भीतर जो बना हुआ मोर है, वैसा मोर हमें कहीं बाहर देखने को नहीं मिलेगा। लोक कलाओं के भीतर जो सूरज बनाया हुआ है, वैसा सूरज हम कभी बाहर नहीं देख सकते। लोक कलाओं के भीतर जो मनुष्य है, वो मनुष्य हमें बाहर दिखाई नहीं देते, लेकिन हम लोक कलाओं के साथ में उसकी संवेदना के तल पर इतना जुड़े हुए हैं कि हम देखते ही कह देते हैं कि ये एक महिला नृत्य कर रही है, ये एक घुड़सवार है और ये हाथी बना हुआ है। तो ये जो आकारों को लेकर लोक कलाओं में जो सरलता है, उस सरलता को आधुनिक कला में अपनाया जा रहा है। और ऐसे कई अनेक कलाकार हैं, ख़ासतौर से युवा कलाकार हैं, जो इन लोक कलाओं के आकारों को लेकर काम कर रहे हैं। लोक कला के साथ में एक दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, वो है आस्था की। लोक कलाओं की जो विषय वस्तु है, वो आस्थाओं की विषय वस्तु है। यहाँ पर आस्था का आशय धर्म को लेकर नहीं है, यहाँ पर आस्था का आशय उन सारे संस्कारों को लेकर है जो मनुष्य के हृदय के भीतर पुलकित हो सकते हैं। ये जो आस्था का तल है, ये जो आस्था का तल इतना गहरा है और इतना उम्दा है कि एक लोक का व्यक्ति किसी एक वृक्ष के प्रति, किसी एक तालाब के प्रति, किसी एक चबूतरे के प्रति इतनी आस्था से घिरा है, इतना सघन रूप से संबद्ध है कि हम सोच नहीं सकते कि कोई इस तल पर जुड़ा भी हो सकता है। उसका एक बहुत भीतरी पक्ष ये है कि वो बिना किसी अपेक्षा से केवल और केवल संवेदन तल पर जुड़ा है। जब आस्था के तल पर जुड़ा है तो उसके साथ में शास्त्र, या हम लेते हैं कि मिथकीय चरित्रों को लेकर, सब लोग के अपने अपने मिथकीय चरित्र हैं। कहीं पर कोई वीर देव है, कोई वीर देवी है, या इस तरह की चीज़ें हैं। वो सारी आस्था की चीज़ें उनकी कलाओं में अभिव्यक्त होती हैं। तो ये जो आस्था का पक्ष है, ये आस्था किसी धार्मिक देवी देवता को लेकर नहीं है, ये आस्था आपकी पूरी प्रकृति को समेटे हुए है। और प्रकृति के प्रति जो आस्था है, वो आस्था आज का आधुनिक कलाकार इसी लोक तत्व से ग्रहण करते हुए अपनी चित्रों में लाने की कोशिश करता है। जबकि अगर हम यूरोप की कलाओं को देखते हैं, तो वहाँ का जो जीवन चरित्र है, वहाँ की जीवनचर्या बिल्कुल भिन्न तरह की है। हम अगर गौर्निका की बात करेंगे तो आप वहाँ पर किसी भारतीय परिप्रेक्ष्य में उस चित्र को न समझ सकते हैं, न देख सकते हैं। यदि देखने का दावा करते हैं तो वो आप स्वयं को ही भ्रम में रख रहे हैं, क्योंकि गौर्निका अपने कालखंड को लेकर आई है, वो अपने विश्व युद्ध को लेकर आई है, वो अपने समय की यातनाओं को लेकर आई है। उसकी अपनी आकृतियाँ, उसकी अपनी रेखाएं जिस वक्रता को, जिस व्यंजना को व्यक्त करती हैं, वो अपने काल परिवेश को लेकर है, अपने क्षेत्र को लेकर है, अपनी परिस्थितियों को लेकर है। लेकिन जब हम भारतीय परिवेश में देखते हैं, ख़ास तौर से भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में देखते हैं, तो यहाँ की सांस्कृतिक चेतना इतनी सघन है, इतनी सुगढ़ है कि हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। जब इससे मुक्ति का प्रयास जबरन रूप से यूरोपियन या अमेरिकन या और किसी दूसरे देश की, जहाँ की संस्कृति बहुत भिन्न है, जहाँ का सांस्कृतिक परिवेश भिन्न है, अगर हम उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ की लोक कला के साथ में दगा करते हैं। क्योंकि हम जो भीतर से, हम जहाँ पर बड़े हुए हैं, हम जिन स्थितियों में जीवित रहे हैं, वो स्थितियाँ हमारी हर सेल्स में जीवित हैं, वो हमारी हर विचारधारा में सम्मिलित हो जाती है। और जब हम उससे अपनी सघनता, अपना तादात्म्य स्थापित कर अपनी कला को सामने लाते हैं, तो वो ज़्यादा सही है बनिस्बत की एक बाहर से आयातित किसी एक विचार को लेकर, किसी एक चमत्कृत करने वाली चीज़ को लेकर जो रचा जाता है, वो न दीर्घ होता है, न ज़्यादा सुखद ही। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बार बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे, अभी पिछली बार जब दिल्ली में जो 2-3 फेयर्स देखने को मिले, उसमें बहुत सारे हमारे यहाँ के कलाकारों की उन कृतियों को देखने पर बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि हम यहाँ लोक चेतना के उन तत्वों को उन अभिव्यक्तियों में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी हैं, सच में जो हम हैं। आधुनिक कला और लोक कला, आधुनिक कला में हम जिस तरह से लोक कला में मिथकीय तत्व आते हैं, आधुनिक कला में उस तरह से नहीं देखते। लेकिन एक नई चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम
जे स्वामीनाथन का उदाहरण देकर मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ पर चिड़िया को लेकर, हमारे यहाँ पर पहाड़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वृत्तांत मिलते हैं। लेकिन जब आधुनिकता को अपनाते हैं जय स्वामीनाथन, या आधुनिक कला जिस तथा कथित या सही भी जिसको हम आधुनिक कला कह रहे हैं, समकाल की कला कह रहे हैं, वो समकाल की कला में जब वो पहाड़ लाते हैं, जब वो चिड़िया लाते हैं, जब वो पेड़ लाते हैं, तो लगता है कि वो बिंब, वो सारे बिंब, वो सारे प्रतीक हमारे लोक से चुने हुए हैं। तो जब मिथकीय चरित्रों को हम लाते हैं, तब एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को पड़ रही है कि हम जब कृष्ण, महाभारत, द्रौपदी, सीता, लक्ष्मण, राम, इससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। हाँ, और पिछले 30-40 सालों में जो मिथकीय चरित्र है वो प्रकृति में विस्तीर्ण हुए हैं, इस पक्ष पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि हम जिन चरित्रों को लेकर बात करते हैं वो हमारे लिए थाती की बात तो है ही, लेकिन उन मिथकीय चरित्रों में भी और आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे कि आज के कलाकार इन प्रकृति के दूसरे चरित्रों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रंगों को लेकर और तकनीक को लेकर भी बहुत सारी स्थितियां अभी चेंज हुई हैं। पिछली सदी में तो भयानक परिवर्तन हुआ। ख़ास तौर से कैंडेस्की ने जब आकारों को लेकर काम करना शुरू किया और उसने जिस तरह से चीज़ों को अपने तरीके से, अपनी नज़रिए से देखने की कोशिश की, उसके बाद में पूरी दुनिया में इस तरह के विचार और इस तरह की कला सामने आई कि कलाकार कैसे देखता है। और ये जो कलाकार का देखना है ये बहुत मूल्यवान है। ये उस कलाकार के लिए उन स्थितियों का वो द्वितीय जीवन है जहाँ वो जीता है। उसकी देह कहीं अलग है और उसकी आत्म कहीं और रम रही है। ये जो देह और आत्म का जो संबंध है, जिसके रेने डेकार्ट जिस पर बहुत गहरी बात करता है, हम आधुनिक कला में लोक कला के उसी आत्म तत्व की चीज़ों को देखते हैं कि ये जो देह है ये आधुनिक है और ये जो आत्म तत्व है ये लोक तत्व है। और ये जो इन दोनों का जो एक दूसरे के प्रति अन्योन्याश्रित जो संबंध है आत्म और देह का, ये हम आधुनिक कला में नए तरीके से देखते हैं, नए परिवेश में और परिप्रेक्ष्य में, दोनों ही तरह से देखते हैं। इन दोनों के भीतर का जो अंतर संबंध है, उस संबंध में और ज़्यादा प्रगाढ़ता किस तरह से हो सकती है, इस दिशा में कई कलाकार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सदी कुछ कला में बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ें लेकर आने वाली है। क्योंकि जब हम नई कला की बात करते हैं, न्यू मीडिया की बात करते हैं, तो हम अनेक चीज़ों को एक दूसरे के साथ में संयोजित देखते हैं। इस पर पक्ष विपक्ष की बात हो सकती है कि घुसपैठ कर रहा है कला की अपनी प्योरिटी में कोई अन्य तत्व, लेकिन ये नज़रिए पर और ये चिंतन पर, ये अपने कलाकार के देखने के दृष्टिकोण पर निर्भर है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये जो दृष्टि है, ये जो देखना है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो देखना है, ये इस काल को देखना, इस समय को देखना, इन परिस्थितियों को देखना, ये देखना बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कला में। और ये जो देखने का देखने का जो ये नया तरह से इस कालखंड में जो चेंज आया है, वो मुझे लगता है कि वो हमें हमारी परंपराओं की ओर लौटने का एक संकेत है। क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं अपेक्षाओं से, उन अपेक्षाओं से इतर किसी स्ववस्तु को उसके अपने ही रूप में देखने की बात इस काल में हुई है। मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा महसूस करता रहा हूँ, जिस पर जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, जो संयोग से जो मुझे बहुत प्रिय भी हैं, तो इमैनुअल कांट ने सौंदर्य शास्त्र पर जितनी सघन बातें की है, वो वही बात है कि स्ववस्तु अपने आप में क्या है ये हम कभी नहीं जान सकते। मसलन कोई कांच है, कोई लकड़ी है, तो वो लकड़ी अपने आप में क्या है ये हम नहीं जान सकते। हम जो जानते हैं वो हमारी देश और काल, यानी कि किसी एक कालखंड में और किसी एक समय विशेष में
किसी एक स्थान विशेष में चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जब हम समय से पार और स्थान से पार किसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी सीमाएं हो जाती हैं। तो यही कलाकार कर रहा है कि कलाकार इसलिए विशेष है, कलाकार इसलिए ग्रेट है कि वो समय और स्पेस, टाइम एंड स्पेस से बाहर चीज़ों को देखना और उसको देखने की कोशिश करता है। वो उस देखने को न केवल कोशिश करता है बल्कि कई बार देख भी पाता है। और ये जो देखना है, ये जो काल और देश से बाहर देखना, ये इस सदी की नई उपलब्धि है मुझे लगता है कला में। और ये उत्तर आधुनिकता की भी एक बड़ी स्थिति हमारे सामने लाती है कि हम देश और काल को पार करके, हमारी अपनी सीमाओं को पार करके किस तरह से देखा जा सकता है। और ये कलाकार इसीलिए मेरी दृष्टि में इसीलिए बहुत बहुत सम्माननीय हो जाता है कि वह, उसका जो देखना है वो उस तरह का देखना नहीं है जिस तरह से हम सामान्य चीज़ें देखते हैं, घर देखते हैं, रास्ता देखते हैं, दीवार देखते हैं। वो कलाकार का देखना, वो जो बहुत बहुत गहरे में काल से पार जाना, और वही हमारे लिए मूल्यवान है। और ये जो देखना है, इस देखने को संपन्न करता है कि हम लोक से कितना संपृक्त हैं, हम लोक में कितना जी रहे हैं, हम लोक से कितना आबद्ध हैं। जितना ज़्यादा हम लोक से आबद्ध होंगे, हमारी आधुनिकता में उतनी ही श्रेष्ठताएं जुड़ती चली जाएंगी। चूँकि हम आधुनिक कला में ख़ास तौर से भौचक्का कर देने की अथवा कुछ चमत्कार उत्पन्न कर देने की स्थितियों में हैं, वो हमारे प्रचार माध्यमों के लिए हमारी अपनी आत्म प्रचार की स्थितियां हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता। और चूंकि बाजार की स्थिति है, अर्थ का समय है, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन जब हम मौलिक कला की बात करते हैं, जब हम नितांत कला की बात करते हैं, तो उस कला की स्थिति इन चीज़ों से कहीं आबद्ध नहीं है। तो वो जो प्योर कला है, उसका प्योर होना इस बात पर निर्भर करेगा कि हम लोक से कितना आप्लावित हैं, हम लोक के भावों से कितना आप्लावित है, हम लोक के लिए कितना चिंतित है। ये जो लोक ने इतने सालों से जो कला के उपादान हमें दिए हैं, जो कलात्मक सृष्टियाँ हमें दी हैं, जिस तरह से उसने कलात्मक सफ़र तय किया है, हम उससे कितना जुड़े हुए हैं। और जितना ज़्यादा सघन उससे जुड़ाव होगा, हम उतने उत्तर आधुनिक कला की कृतियाँ यहाँ प्रस्तुत कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। बहुत आपसे लंबी चर्चा चल रही है। मैं जो भी साथी देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं चाहूँगा कि बहुत सारे साथी हमारे यहाँ इस लाइव से जुड़े हुए हैं। हेमंत रावल जी का भी बहुत शुक्रिया, भाई श्री ताराचंद जी का शुक्रिया, वो भी चल रहे हैं। और अनिल जी आमेटा, हमारे पुराने मित्र, बहुत अच्छे शायर, अनिल जी आमेटा का भी शुक्रिया, उनका भी अभिनंदन। लक्ष्मी नारायण माली, बहुत अच्छे चित्रकार, बहुत अच्छे राइटर। राजेंद्र शर्मा मुसाफिर, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे वरिष्ठ चित्रकार, मेरे बड़े भाई की तरह विनय त्रिवेदी लिख रहे हैं कि सार्थक वार्ता के साथ में वो मुझे थम्स अप कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। गुरुजी, हमारे मित्र हैं चिराग व्यास, उनकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। मनमोहन शर्मा सर, नमस्कार सर। महेश स्वामी, भारत के बेहतरीन फोटोग्राफर, बहुत ही उम्दा मानवता के पक्षधर, पशु पक्षियों के पक्षधर, प्रकृति के पक्षधर, ऐसे व्यक्ति जिनसे मिलकर सच में बहुत लगता है कि कला के अनेक आयाम वो जीते जागते हमारे समक्ष उपस्थित कर देते हैं। महेश स्वामी जी का भी शुक्रिया। कविता जोशी जी नमस्कार। देवेंद्र कोटवाल जी नमस्कार। कविता जी मैडम, शुक्रिया आपका। भूपेंद्र जी प्रणाम। योगेश सिंह जी को भी शुक्रिया, प्रणाम। त्रिलोक मंडल मूर्तिकार जी, नमस्कार आपको। ओहो, हमारे सर यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हेमंत जी द्विवेदी सर हैं,
लिख रहे हैं कि आपके सर पर बंधा वस्त्र लोक और आधुनिक दोनों दृष्टिकोण से आबद्ध है। जय हो। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हेमंत द्विवेदी सर का। मुझे याद आया कि हेमंत द्विवेदी जी की कुछ पेंटिंग्स है जिसमें रंगों को लेकर लोक तत्वों की बहुत गहरी बात है। कई बार हम जब बाह्य रूप से ये नहीं जानते हैं कि हम लोक से कैसे संपृक्त हैं या लोक से कैसे गहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे भीतर का जो अंतस चेतना है वो चेतना हमारे रंगों में, हमारे आकारों में आ जाती है। और यही चीज़ मैं हेमंत द्विवेदी जी की कृतियों में मैंने देखा है कि जब वो चेहरा बनाते हैं या जब वो किसी एक वितान को या किसी स्पेस को जब रंगों से पाटते हैं तो उसमें लोक का तत्व आधुनिक तरह से आता है। शुक्रिया सर। ओम जोशी जी सर हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। सिद्धेश सालकर जी को भी नमस्कार। राजेंद्र शर्मा जी क्या लिख रहे हैं, वास्तव में लोक ही हर कला का आधार है। आधुनिक फिल्म संगीत में भी बहुत से ऐसे गीत सुरीले बने जिसमें लोक संगीत की तर्ज को लिया गया, जैसे फिल्म ताल। बहुत सही कहा आपने। तनसुख जी कह रहे हैं जय हो, धन्यवाद आपका। राजेंद्र जी फिर कह रहे हैं कि लोक कलाएँ आम आदमी की तथाकथित आधुनिक सोच और नकल की प्रवृत्ति के कारण विलुप्त हो रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसके बीच में कई सारी चीज़ें हैं। आपने जो बात की है कि लोक कलाएँ मिट रही हैं, लोप हो रही हैं आधुनिकता के कारण। नहीं, ऐसा नहीं है। बाह्य रूप से हमें ऐसा लगता है कि आधुनिकता की वजह से लोक कलाएँ लुप्त हो रही है। लोक कलाओं के लुप्त होने का कारण है हमारी बाह्य आकांक्षाएं, बाह्य अपेक्षाएं। तो हम जब वस्तु तल पर या वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हैं तो निश्चित रूप से ये बात सही बैठती है कि आधुनिकता की वजह से लोक कलाएं विलुप्त हो रही है। लेकिन जब हम इसको वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं देखकर अवधारणात्मक रूप से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हाँ, हमारा वो प्रयत्न ही नहीं है कि हम आधुनिकता को लोक से संपन्न करें। ये जो कमी है कि हम आधुनिकता को लोक से संपन्न करने की, ये कलाकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत सारे भारत के बहुत सारे कलाकार अभी यहीं पर ऑनलाइन ही मुझे एक प्रदर्शनी देखने को मिली। वो पूर्वी भारत के बच्चों की या युवा कलाकारों की प्रदर्शनी थी। तो पूरी तरह से अधुनातन होते हुए उन चित्रों में, उन कृतियों में लोक को आधुनिक बनाने के या लोक और आधुनिकता का जो संबंध है उसको जीवित रखने का प्रयास किया गया था। आपका धन्यवाद। मैं आपसे सहमत हूँ बहुत सारी चीज़ों में। आपने जो दूसरी कलाओं की बात की है, सही कह रहे हो, जैसे वाद्य यंत्रों में परिवर्तन आ गया है बहुत सारी। राजेंद्र शर्मा मुसाफिर की बात में बहुत दम है कि हम कहीं आधुनिकता की ऐसी अंधी दौड़ में तो नहीं है कि हम अपनी उन सारी चीज़ों से चूक जाएं जो जीवन के लिए नितांत ज़रूरी हैं। कहीं हम ऐसी चीज़ों से तो नहीं चुक रहे हैं जिसको जीवन कहा जाता है। ये जो देह और इस देह के साथ में ये कालखंड है जीने का, ये जीने का कालखंड कहीं शून्य तो नहीं रह जाएगा, कहीं हम चुक तो नहीं जाएंगे, जीवन से रिक्त जीवन तो नहीं आ जाएगा, जो कि बड़ी चिंता है। बड़े वर्तमान के दार्शनिकों की एक बहुत बड़ी चिंता ये है कि ये जो 21वीं सदी का मनुष्य है ये जीवन रिक्त जीवन में जी रहा है। जब आप जीवन रिक्त जीवन की बात होती है तो उसका एक आशय ये भी होता है, इसको कला के सापेक्ष भी देखा जा सकता है कि कला विहीन कलाएं या कोई कृति विहीन कृति। जब हम कला विहीन कला की बात करते हैं या जीवन विहीन जीवन की बात करते हैं तो चिंताएं इस बात को लेकर है। इससे स्पष्ट ये होता है कि हम कितने कृत्रिम होते जा रहे हैं और जितना ज़्यादा हम कृत्रिम होंगे हम लोक से और लोक की कलाओं से, लोक के भावों से दूर होते जाएंगे। बहुत सही कहा आपने। लोक कलाएं आम आदमी की तथाकथित आधुनिक सोच और नकल की प्रवृत्ति के कारण विलुप्त हो रही हैं। जैसे राजस्थान में रावण हत्था बजाने वाले भोपा लोगों को लोग भिखमंगा समझने लगे, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है मेरी दादी उनसे भरतरी या ऐसे ही पात्रों के भजन सुनने की फरमाइश करती थी। आज के लोग गायक भी वक्त की नब्ज़ को पहचानते हुए फिल्मी गीतों की तरफ भी भागते दिखते हैं। हाँ, ये
आपकी बात सही है कि हमारा जो लोक के प्रति नज़रिया था, उस नज़रिए में फ़र्क आ गया है। उसका एक बड़ा कारण आधुनिक समय के लिप्साएँ हैं। जब हम हमारी माँ की नज़र से किसी भिक्षुक को देखते हैं, किसी गायक को देखते हैं, किसी कठपुतली नचाने वाले को देखते हैं, तो वो कठपुतली वाला भिन्न आँखों से देखा जाता है। और जब हम एक पीढ़ी के अंतर के बाद में हम अपनी आँखों से उस कठपुतली वाले को देखते हैं, तो हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है। और ये जो नज़रिए का चेंज होना है, ये जो देखने का चेंज होना है, ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे समय का। इस खतरे को पहचानना होगा कि हम लोक तत्वों को पूरी तरह से वो सम्मान दे रहे हैं या नहीं, जिसके वो हकदार हैं, वो लोक कलाकार और वो लोक कलाएँ जिसके हकदार हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाया, आभार आपका। बड़ौदा के बहुत बड़े कलाकार अजीत वर्मा जी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लिख रहे हैं आधुनिक और लोक कला का संगम। हाँ, निश्चित रूप से ये संगम है। प्रमोद शर्मा जी ने भी वह कहा है, मेरे लिए बहुत आदरणीय है प्रमोद शर्मा जी, क्योंकि शास्त्र की जब बात आती है, लोक ही धीरे धीरे शास्त्र हो जाता है। लोक जब परिष्कृत हो जाता है, संस्कारित हो जाता है, तब वो शास्त्र की ओर परिणित हो जाता है। और राजस्थान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शास्त्र को उसके मौलिक स्वरूप में समझने की कोशिश करते हैं, बिना किसी आग्रह पूर्वाग्रह के। ऐसे ही महाभारत पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हमारे श्रद्धेय प्रमोद शर्मा जी हैं, मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि वे लाइव रहे। अजीत वर्मा जी का बहुत शुक्रिया। प्रमोद शर्मा जी लिख रहे हैं, हुलिया ही बदल दिया। असल में ये भी एक लोक का ही पक्ष है। मैं कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ। यदि आप में से किसी के कोई सवालात हों आधुनिक कला को लेकर या विश्व कला को लेकर, तो ज़रूर आप सामने रखिए। नए कलाकार की चिंताओं को लेकर आपके पास में कोई बात है, कोई विचार है, तो ज़रूर मेरे सामने रखने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो समझ हम साझा बना सकते हैं वो बहुत आगे तक बढ़ा पाएँ। यहाँ पर लिखा है कि ग्राम्य जीवन को नगरीय सभ्यता ने ले लिया है। अब लोक बचा है। ये एक बहुत मार्मिक सवाल है, मर्मांतक सवाल है, क्योंकि इसके बाद कोई मर्म का प्रश्न नहीं बचता कि शहर ने गांव को लील लिया। स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं कि अब शहर गांव में घुस रहा है, पहले गांव शहर में आया करता था। जब शहर गांव में घुसता है तो हम ये समझ सकते हैं कि लिप्साएँ या हमारे समय की क्या स्थिति है। अनेक तरह के खतरे हमारे सामने आते हैं। लेकिन मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ कि लोक लौट कर आता है। मैं इस बात पर भी आश्वस्त हूँ कि आधुनिकता का जीवन बहुत छोटा होता है। और दो तरह की स्थितियों में मैं इन दोनों आधुनिकता और लोक को देखता हूँ कि ये जो गांव है या गांव की संस्कृति है, या गांव की संस्कृति को लेकर मैं लोक की बात कर रहा हूँ, तो वो लोक और आधुनिक अर्थात शहरी सभ्यता। तो लोक अमृत्य है, यानी कि लोक कभी मर नहीं सकता। और आधुनिकता के साथ में ये चीज़ जुड़ी है कि आधुनिकता का बहुत सीमित जीवन है। वो बार बार जन्मता है, पुनर्जन्म लेता है और लेता ही रहता है। और उसका जो अनुक्रम है, वो कोई आधुनिकता अपने समय विशेष में कोई भी कालखंड में कुछ नए विचार, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया तरह का चिंतन आधुनिक रहा है। वो चाहे 2000 साल पहले होगा तो 2000 साल पहले भी आधुनिक था, लेकिन उसका कालखंड बहुत सीमित होता है। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि अगर कालातीत है तो वो लोक है, वो ग्राम्य संस्कृति है। मैं ग्राम्य संस्कृति का आशय केलू वाले मकान से नहीं ले रहा हूँ। मैं ग्राम्य संस्कृति का आशय इस बात से ले रहा हूँ कि आपके वो आदिम विचार, आपके वो मौलिक विचार, आपके वो संस्कारित विचार, जिन विचारों के बिहाव पर आप अपना जीवन जीते हैं, और ये जो जीवन जीने की कला है, ये जो ग्रामीण परिवेश की कला है, ये कला
अमर है और ये कला का शायद नहीं मरेगी। ये हो सकता है इस पर आघात का समय है, ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये आघात होने का समय है। क्षमा कीजिएगा, यहाँ करते हैं तो मैं अपनी एक कविता आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि अभी पुण्य स्मरण गया है हमारे समय के एक महान कलाकार मकबूल फिदा हुसैन साहब का। तो हुसैन साहब का जब इंतकाल हुआ उसके कुछ समय पहले मैंने एक कविता लिखी थी। मैं इस बात से थोड़ा विचलित था कि उन्होंने देश छोड़कर कतर में जाने का फैसला क्यों किया। तो उस दौरान जो मेरे मन में उठा था वो अनेक तरह की बातें थी, लेकिन मैंने उसको बहुत छोटी कविता के रूप में निबद्ध किया है। 2011 में लिखी थी ये कविता और वही कविता आपके सामने रख रहा हूँ। 9 दशकीय नसें अनवरत अविराम घंटों काम। 9 दशकीय नसें अनवरत अविराम घंटों काम, कतर तक पहुँचे मेरा सलाम। दशक 50 का स्वतंत्र देश की आस का, श्वेत श्याम दिलीप कुमार मुंबई वाला, रंगीन पोस्टर पर मादक मधुबाला की मदिरा का प्याला। दशक 50 का स्वतंत्र देश की आस का, श्वेत श्याम दिलीप कुमार मुंबई वाला, रंगीन पोस्टर पर मादक मधुबाला की मदिरा का प्याला। मूर्त अमूर्त यथार्थवादी परार्थवादी, बंगाल की काली लिए आरी, सरस्वती वीणाधारी, महाभारत द्रौपदी, गंगा पवित्र विवस्त्र चित्र, तुम्हारा विवादित रास्ता और लाखों की आस्था। तुम्हारा विवादित रास्ता और लाखों की आस्था, म्यूरल लंबे बड़े दीवार चढ़े बिना चप्पल तुमने रचे, बताओ कौन बचे। तुम्हारा विवादित रास्ता और लाखों की आस्था, म्यूरल लंबे बड़े दीवार चढ़े बिना चप्पल तुमने रचे, बताओ कौन बचे। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, सादृश्य वर्णिका भंग, तुम्हारे फन से हरेक दंग, वाह मकबूल वाह। बूढ़ी आँखों में गजगामिनी विवाद कामिनी, अब तो मुक्त करो उसे लौट जाओ, तुम भी जानते हो हुसैन बलिदानी, मातम की कहानी, इधर उधर नहीं दौड़ते, देश नहीं छोड़ते। अपने इस कविता के साथ में ही मैं आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। आपने इतने प्यार से सुना, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।